हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों और जो भी लोग आप देख रहे हैं, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग होंगे मस्त होंगे, मजे के अंतर्गत होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल एसआरएल एकेडमी के ऊपर। दोस्तों, हम देख रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल को। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, यह पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था। आज हमारा जो वीडियो रहने वाला है यह विशेष रूप से डीएनए की संरचना के ऊपर रहने वाला है। हम डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है, जो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये आपकी सभी एग्जामों के लिए, चाहे से वो आपकी नीट की एग्जाम हो, चाहे से वो आपकी बोर्ड की एग्जाम हो, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इस कारण ये वीडियो है, ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत हम करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। देखो, सबसे पहले हमें डीएनए की संरचना को समझने के लिए एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। आपको यह समझना पड़ेगा कि यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, ये क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को समझते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये क्या होती है। देखो, इसमें दो शब्द हैं। एक शब्द लिखा हुआ है पोली। पोली का मतलब होता है बहुत सारे। पोली का मतलब होता है बहुत सारे। और एक शब्द लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लियोटाइड, अर्थात एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी चेन जिसके अंतर्गत बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो पाए जाते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं भाई, ये आपको कल बताया था कि न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये आपके पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फेट समूह से मिलकर बने होते हैं। डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं, आरएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये आपको कल बता दिए थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं ये वास्तव में क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुलक, या इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर होते हैं। किसके बहुलक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के। और क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं इस कारण इन्हें हम बोल देते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड। इन्हें हम क्या बोल देते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। चाहे से आपका कोई सा भी न्यूक्लिक अम्ल हो, चाहे से वो आपका डीएनए हो, चाहे से वो आपका आरएनए हो, ये दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि वो वास्तव में किससे मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। अब देखो, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा जब चौथे से जुड़ता है तो एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और इसी श्रृंखला को हम क्या कह देते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। देखो ये कैसे बनती है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जब हमने न्यूक्लियोटाइड बनाया था तो इसके अंतर्गत सबसे पहले एक तो मुख्य श्रृंखला के रूप में, मुख्य पदार्थ के रूप में हमने क्या देखा था, पेंटोज शर्करा, 5 कार्बन की शर्करा। ये जो 5 कार्बन की शर्करा होती है, इसमें ये कार्बन संख्या फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, और 5वें नंबर का जो कार्बन होता है वो बाहर की ओर होता है। जैसे इसमें भी 5वें नंबर का कार्बन बाहर है, इसमें भी 5वें नंबर का कार्बन बाहर है। तो ये तो हो गई पेंटोज शर्करा। इसके बाद में इसके कार्बन संख्या 1 से क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजनी क्षारक। कार्बन संख्या 1 से क्या जुड़ा रहता है, नाइट्रोजनी क्षारक। तो इन दोनों के जुड़ने से आपका बन गया था न्यूक्लियोसाइड।
अब इसके अलावा और क्या जुड़ा रहता है? यह हो गया कार्बन संख्या 5। 5 से क्या जुड़ा रहता है? फॉस्फेट समूह है। कार्बन संख्या 5 से क्या जुड़ा रहता है? फॉस्फेट समूह है। तो इस प्रकार से आपका न्यूक्लियोटाइड का अणु बनता है। यह पहला न्यूक्लियोटाइड का अणु है, यह दूसरा अणु है, यह तीसरा अणु है, ऐसे ही चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे बहुत सारे अणु होते हैं, ये पाए जाते हैं। अब देखो क्या होता है, जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से जुड़ता है तो कैसे जुड़ेगा? जो पहला न्यूक्लियोटाइड है ये वाला, इसका ये है कार्बन संख्या 3। कार्बन संख्या 3 है, वो दूसरे कार्बन के फॉस्फेट से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? फॉस्फेट से। और ये जो बंध बनेगा, ये कौन सा बंध होगा? फॉस्फो एस्टर बंध। हमने फॉस्फो एस्टर बंध पहले भी पढ़ा था। इस कार्बन और इस फॉस्फेट के बीच में भी फॉस्फो एस्टर बंध था, ये वाला भी फॉस्फो एस्टर बंध है। तो कई बार इसको बोल दिया जाता है, एक साथ जब बोला जाता है तब बोल देते हैं कि फॉस्फो डाई एस्टर बंध होता है। भाई ये पूरा जो हरे रंग का दिख रहा है वो कौन सा बंध हो गया? फॉस्फो डाई एस्टर बंध। तो ये ऐसे जुड़ गया। इसी प्रकार से ये दूसरे वाला तीसरे से जुड़ेगा तो कार्बन संख्या 3 से जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से ये तीसरे वाला चौथे से जुड़ेगा, चौथे वाला पांचवें से जुड़ेगा। तो इस प्रकार से ये लगातार क्या होते आई जाएंगे? जुड़ते जाएंगे और एक श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा। इसी श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। इसी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं भाई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखो, जब कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है तो किसी भी श्रृंखला के दो एंड होंगे। जैसे एक एंड ये इधर वाला हो गया, एक एंड नीचे वाला हो गया। कितने भी जुड़े, चाहे से 10 जुड़े, 100 जुड़े, 200 जुड़े, 500 जुड़े, 1000 न्यूक्लियोटाइड जुड़े, लेकिन एक एंड और दूसरा एंड तो होगा ही होगा। ये एक एंड होता है, ये जो एक एंड है, इसके जो 5 डेज सिरे पर फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है, यहां पर देखो ये फॉस्फेट किसी दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के ऐसे सिरे को बोलते हैं 5 डेज सिरा। कौन सा सिरा कहते हैं? 5 डेज सिरा कहते हैं। कि ऐसा सिरा जिसमें 5 नंबर पर जो फॉस्फेट जुड़ा है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, किसी अन्य न्यूक्लियोटाइड से नहीं जुड़ा होता है। बताओ ये फॉस्फेट मुक्त है क्या? नहीं। ये ऊपर भी जुड़ा है, नीचे भी जुड़ा है। ये फॉस्फेट मुक्त है क्या? नहीं। ये ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा है, नीचे वाले से भी जुड़ा है। इसी प्रकार से एक जो एंड होगा, इस एंड पर वास्तव में देखो कार्बन संख्या 3 पर OH समूह होता है। सब में OH था, लेकिन यहां पर तो बंध बनाने में काम में आ गया, यहां पर भी बंध बनाने में काम में आ गया। इसके ऊपर ये OH समूह है, ये मुक्त अवस्था में है। दूसरी श्रृंखला पर कार्बन संख्या 3 पर जुड़ा हुआ OH समूह किस अवस्था में है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इस सिरे को बोल देते हैं 3 डैश सिरा। इसे क्या बोल देते हैं? 3 डैश सिरा। तो याद रखना कि जो ये श्रृंखला बनती है, इसके 2 सिरे होते हैं। किसी भी श्रृंखला के 2 ही सिरे होंगे भाई, जिसमें से एक सिरा होता है उसको 5 डैश और दूसरा सिरा होता है उसको 3 डैश कहते हैं। 5 डैश सिरे के ऊपर क्या मुक्त अवस्था में पाया जाता है? फॉस्फेट मुक्त होता है। और 3 डैश सिरे पर कौन सा समूह मुक्त होता है? OH समूह मुक्त होता है, जो कि 3 नंबर कार्बन से जुड़ा। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला बनती है और उस श्रृंखला को हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। यह आपकी डीएनए में भी होती है और यह आपकी आरएनए में भी होती है। दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बने होते। कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल को। किसको समझते हैं? डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल को, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, या इसको हम क्या कहते हैं?
वॉटसन एवं क्रिक का द्विकुंडलित मॉडल। और ये जो मॉडल है ये किसको समझाता है? डीएनए की संरचना को समझाता है। देखो, डीएनए की खोज हुई, डीएनए की खोज ये हुई है 1869 में। किसने की थी? फ्रेडरिक मिश्चर ने खोज की। डीएनए की खोज आपके 1869 में किसने की है? फ्रेडरिक मिश्चर ने। और इन्होंने इसको क्या नाम दिया? इन्होंने इसको नाम दिया न्यूक्लिन। इन्होंने इसको क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। लेकिन इसकी संरचना के बारे में नहीं बताया। जब संरचना के बारे में नहीं बताया तो कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जो कार्य कर रहे थे, जो डीएनए के ऊपर क्या कर रहे थे? कार्य कर रहे थे, उसकी संरचना के संबंध में खोज कर रहे थे। तो ऐसे ही दो वैज्ञानिक थे। ऐसे ही कौन से वैज्ञानिक थे? दो, जिनका नाम है, एक का नाम है मॉरिस विल्किंस, एक का नाम है मॉरिस विल्किंस और दूसरे का नाम है रोजलिंड फ्रैंकलिन। रोजलिंड फ्रैंकलिन, ये दोनों भी डीएनए की संरचना पर कार्य कर रहे थे। और डीएनए की संरचना पर जब ये कार्य कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने डीएनए के लिए एक्सरे निवर्तन, जैसे हम एक्सरे करवाते हैं वैसे ही इस डीएनए से कुछ एक्सरे जैसी किरणें निकाली और उसका एक कुछ उनको मॉडल मिला। एक्सरे निवर्तन का प्रयोग उन्होंने किया और इसी के आधार पर, इस एक्सरे निवर्तन के आधार पर, जो कि किसने दिया था? मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। इसी के आधार पर 1953 में दो वैज्ञानिक थे, जिनमें से एक का नाम था वॉटसन और दूसरे का नाम था क्रिक। इन्होंने डीएनए की संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल दिया कि हम आपको बताते हैं कि डीएनए की संरचना कैसी पाई जाती है, उसमें सारी व्यवस्थाएं कैसी होती हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था वो किसके प्रयोग के आधार पर दिया था, तो यह बताना है मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन। इसी के आधार पर 1953 में उन्होंने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया। इसी के आधार पर उन्होंने अपना मॉडल दिया। और क्योंकि यह द्विकुंडलित मॉडल है, डबल हेलिकल मॉडल है, जो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया, तो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल भी कहते हैं, वॉटसन एंड क्रिक का द्विकुंडलित मॉडल भी कहते हैं, या इसे डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल भी कहते हैं। और इस डीएनए की संरचना के लिए 1962 में उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? वॉटसन एंड क्रिक को। तो ये तो एकदम इसके बारे में जनरल जानकारी हो गई है कि ये द्विकुंडलित मॉडल कैसे शुरुआत हुई। अब हम देखते हैं कि वास्तव में ये मॉडल क्या है। ये मॉडल हमें डीएनए के बारे में क्या क्या बातें बताता है, ये डीएनए की संरचना को कैसे समझाता है। चलो देखो भाई, सबसे पहले समझो डीएनए का ये मॉडल है, वो ये बोल रहा है सबसे पहली बात कि जो डीएनए का अणु है ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। कितनी से बना है? दो। तो पहली बात ये बता रहा है कि डीएनए है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से
पहली बात बता रहा है। दूसरी बात, अब ये जो दोनों श्रृंखलाएं हैं, अब जो ये दोनों श्रृंखलाएं होती हैं, हमें पता ही है, हम पढ़ ही चुके हैं श्रृंखला क्या होती है। श्रृंखला 5 days to 3 days दो होती हैं भाई, उनके सिरे होते हैं 5 days से 3 days होते हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की विपरीत धुरी होती हैं। दोनों क्या होती हैं? विपरीत ध्रुवी। विपरीत ध्रुवी का मतलब क्या हो गया कि मान लो एक श्रृंखला 5 days से 3 days की दिशा में है, तो दूसरी श्रृंखला कैसी होगी? 3 days से 5 days की दिशा में होगी। एक दूसरे की विपरीत ध्रुवी होती। तीसरी बात इन्होंने क्या बताई? देखो, इसकी मॉडल को हम बाद में बनाएंगे। जो ये सारी बातें बता रहे हैं उन्हीं के हिसाब से हम एक मॉडल बनाएंगे। तीसरी बात उन्होंने क्या बताई कि जो ये विपरीत ध्रुवी होती हैं, जो ये दोनों श्रृंखलाएं होती हैं, इन श्रृंखलाओं का जो आधार है, मतलब मेन हिस्सा, इन श्रृंखलाओं का जो मेन हिस्सा है, ये किससे बना है? ये हमारा बना है पेंटोज शर्करा से। किससे बना है? पेंटोज शर्करा प्लस फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना है। उसका मुख्य आधार, मेन स्ट्रैंड इससे बना है। इसके अलावा नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं बाहर की ओर निकले रहते हैं। बाहर की ओर क्या होते हैं? निकले रहते हैं। मेन आधार में है दो चीजें, क्या क्या? पेंटोज शर्करा है और फॉस्फेट समूह है। और बाहर की ओर क्या निकले हुए हैं? आपके नाइट्रोजनी क्षारक। अभी हम इसकी एक संरचना मॉडल बनाएंगे, उसमें सब कुछ चीजें आपको ये दिखेंगी। इसके बाद में दोनों श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे की पूरक होती हैं। कैसी होती हैं? पूरक होती हैं। कहने का मतलब हमें एक श्रृंखला का पता हो तो हम दूसरी श्रृंखला के बारे में पता लगा सकते हैं। अब पूरक होने का क्या मतलब है? पूरक से क्या मतलब है? दोनों श्रृंखलाएं होती हैं, दोनों श्रृंखलाएं आपस में नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं। जब ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं, एक दूसरे के पास होती हैं, तो कैसे जुड़ती हैं? एक श्रृंखला दूसरी श्रृंखला से जुड़ेगी तो दोनों श्रृंखलाओं के जो नाइट्रोजनी क्षारक होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे? कौन से बंध बनाएंगे? हाइड्रोजन बंध बनाएंगे। कौन से बंध बनाएंगे? वही हाइड्रोजन बंध। तो याद रखना किससे जुड़ी होती हैं? हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती हैं। अब ये हाइड्रोजन बंध कैसे बनते हैं? ये हाइड्रोजन बंध कैसे बनते हैं? ध्यान से सुनो। जब हाइड्रोजन बंध बनेगा, किसके बीच बनेगा? पहली बात तो आपको पता चली गई, किसके मध्य में होगा? नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य में। किसके मध्य में होगा? नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य में होगा। कैसे बनेगा? जब ये बंध बनेंगे, अब नाइट्रोजनी क्षारक आप सभी को पता है, एक प्यूरिन कैटेगरी का होता है, एक पिरिमिडीन कैटेगरी का होता है। तो जो हाइड्रोजन बंध बनेंगे, एडिनिन का बंध बनेगा किसके साथ? थाइमीन के साथ। ग्वानिन का बंध बनेगा किसके साथ? साइटोसिन के साथ। अब ये ऐसे उल्टा भी हो सकता है भाई, थाइमीन का एडिनिन के साथ, साइटोसिन का ग्वानिन के साथ, बात वही है। लेकिन एडिनिन हमेशा थाइमीन से जुड़ेगा, ग्वानिन हमेशा
साइटोसिन से जुड़ेगा। एडेनिन प्यूरिन है, थाइमिन क्या है, पिरिमिडिन। इसी प्रकार से ग्वानिन है, वो एक प्यूरिन कैटेगरी का नाइट्रोजन क्षारक है। साइटोसिन है, वो किस कैटेगरी का है, पिरिमिडिन कैटेगरी का है। अब इन दोनों के मध्य में हाइड्रोजन बंध होते हैं। हाइड्रोजन बंध को हम डॉट के द्वारा दर्शाते हैं। तो एडेनिन और थाइमिन के मध्य में 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। कितने बंध होते हैं भाई, 2 बंध। इसी प्रकार से ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। याद रखना, 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं और इनके मध्य में कितने होते हैं, 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो इस सारी चीजों से हमें यह पता चल गया कि एडेनिन होगा वो थाइमिन के साथ होगा, ग्वानिन होगा वो हमेशा किसके साथ होगा, साइटोसिन के साथ होगा। मतलब जितना प्यूरिन उतना पिरिमिडिन, जितना प्यूरिन उतना पिरिमिडिन। इसी आधार पर एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है इरविन चारगाफ। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है इरविन चारगाफ। इन्होंने एक नियम दिया। इन्होंने क्या दिया, एक नियम कि जो डीएनए होता है, डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं उसमें प्यूरिन होता है, वो हमेशा किसके बराबर होता है। उन्होंने क्या बताया कि डीएनए में प्यूरिन होता है वो बराबर होता है हमेशा किसके, पिरिमिडीन के। कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, जितना एडेनिन है उतना थाइमिन, जितना ग्वानिन है उतना साइटोसिन, तो बराबर हो गए। कहने का मतलब है एडेनिन प्लस ग्वानिन की जो टोटल मात्रा होगी वो साइटोसिन प्लस थाइमिन की टोटल मात्रा के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, एडेनिन प्लस ग्वानिन की जो मात्रा होगी, टोटल प्यूरिन की मात्रा हमेशा टोटल पिरिमिडीन के बराबर ही होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एडेनिन प्लस ग्वानिन और साइटोसिन प्लस थाइमिन, इन दोनों का अनुपात होगा हमेशा क्या होगा, 1। मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो दोनों का अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा। इसी को क्या कहते हैं, चारगाफ का नियम कहते हैं, जो कि डीएनए के अंतर्गत नाइट्रोजनी क्षारकों के संतुलन के बारे में बताता है। सारी चीजें क्लियर होगी, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए आपकी डीएनए की संरचना के बारे में। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं, दोनों विपरीत ध्रुवीय हैं। श्रृंखलाओं का आधार पेंटोज श्रृंखला प्लस फॉस्फेट से बना है। नाइट्रोजनी क्षारक बाहर की ओर निकले हैं। दोनों श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे की पूरक होती हैं। दोनों श्रृंखलाएं आपस में नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं। हाइड्रोजन बंध बनते हैं वो नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य में बनते हैं। एडेनिन थाइमिन के मध्य में 2 हाइड्रोजन बंध, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध। और ये आपका इरविन चारगाफ का नियम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों का अनुपात रहेगा हमेशा स्थिर रहेगा, 1 ही होता है। तो अब इसके बाद में देखो और क्या बातें हैं इसके बारे में। बंध बन गए, दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ गई। अब ये जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं ऐसी सीधी सीधी नहीं होती भाई, एक श्रृंखला ऐसे और एक ऐसे। वास्तविक रूप में ये दोनों श्रृंखलाएं जुड़ने के बाद ट्विस्ट हो जाती हैं, एक दूसरे घूम जाती हैं, कुंडलन बन जाते हैं। तभी तो इसकी नाम आता है कुंडलित संरचना। ये घूम जाती हैं और कैसे घूमती हैं, दक्षिणावर्त। डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं होती हैं अपने ही अक्ष पर कैसे घूमी रहती हैं, दक्षिणावर्त घूमी हुई रहती हैं। इनके कुंडलन होते हैं वो दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त समझ में नहीं आता है तो इसे हम बोल देते हैं क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की दिशा होती है, घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसी तरीके से ये श्रृंखलाएं भी घूमी होती हैं। तो ध्यान से सुनना, इनमें दक्षिणावर्त कुंडलन पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये श्रृंखलाएं होती हैं, ये आपस में क्या होती हैं, कुंडलित होती हैं। जब ये कुंडलित होती हैं
तो डीएनए में क्या बनेंगे? कुंडलन बनेंगे, मतलब हिस्से बनेंगे। और जो कुंडलन होते हैं, कुंडलन, डीएनए में जो कुंडलन होते हैं, एक कुंडलन होता है एक कुंडलन, उसकी जो लंबाई होती है, हमें आपको पूरा जब डायग्राम बना के दिखाएंगे, पहले बातें बता रहे हैं जिससे कि जब भी आपको डायग्राम बनाए तो वो समझ में आए। तो जो भी एक कुंडलन होता है, उस कुंडलन के जो लंबाई होती है वो होती है हमारी 34 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आप समझते होंगे, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। वैसे तो एंगस्ट्रॉम तो हम 10 की पावर -10 को ही बोलते हैं, क्योंकि यहां पर लंबाई है, इस कारण उसके आगे लगा दिया है मीटर। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 3.4 नैनोमीटर। कितनी होती है भाई? 3.4 नैनोमीटर। नैनोमीटर है वो एंगस्ट्रॉम से बड़ा है, इस कारण देखो ये यहां पर 34 था, यहां पर 3.4 हो गया, याद रखना। एक कुंडलन में, एक जो कुंडलन होता है, इस कुंडलन में 10 नाइट्रोजन क्षार युग्म होते हैं। अभी आपको बताया कि भाई ये आपस में जुड़े रहते हैं, तो जोड़े के में है, तो एक में कितने क्षार युग्म हैं? 10। दो नजदीकी नाइट्रोजन क्षार युग्म होते हैं। भाई देखो, एक कुंडलन की लंबाई है कितनी? 34 एंगस्ट्रॉम। एक के अंतर्गत कितने नाइट्रोजन क्षार युग्म हैं? 10। तो दो नजदीकी नाइट्रोजन क्षार युग्म होते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। भाई 10 का भाग दे देंगे, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर। तो ये हो गए दो नजदीकी नाइट्रोजन क्षार युग्मों के बीच की दूरी। अब इसके बाद में डीएनए का जो अणु होता है, जब वो कुंडलन बनाता है, तो उसकी जो एक तरीके से चौड़ाई मान लो, एक तरीके से उसका व्यास मान लो, वो कितना होता है? तो जो डीएनए का व्यास होता है, या जिसे हम बोलते हैं डीएनए की जो चौड़ाई होती है, वो कितनी होती है? वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम बोल दे 2.0 नैनोमीटर। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। कुंडलन किस दिशा में होते हैं? क्लॉकवाइज होते हैं। एक कुंडलन में कितने होते हैं? कितने क्षार युग्म पाए जाते हैं? कितनी उसकी लंबाई होती है? कितनी उसकी चौड़ाई होती है? दो नजदीकी नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी होती है? ये सारे के सारे पॉइंट हैं जो कि हमारी डीएनए की द्विकुंडलित संरचना से संबंधित होते हैं। अब इसके बाद में ये जो भी बातें बताई हैं उसके आधार पर हम एक डीएनए का मॉडल बनाने वाले हैं, डीएनए की एक संरचना को समझने वाले हैं कि वास्तव में डीएनए होता है, इसकी संरचना हमें ऐसे दिखाई देती है। क्योंकि ये सारी बातें आपको पता नहीं होती और मैं पहले ही डायग्राम बना देता तो उससे फिर क्या हो जाती है, सारी चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं। तो अब इन सारे पॉइंटों को मैं उस एक डायग्राम के अंतर्गत आपको समझा दूंगा। तो वो डायग्राम अब हम देखने वाले हम देखते हैं। जब को इसको हम देखें तो सबसे पहले अभी हमने जो देखा है उसको यदि हम डायग्राम के रूप में देखें तो वो ये हमें ऐसा दिखाई देगा। तो हमें ये ऐसा दिखाई देगा। कैसे भाई? देखो यहां पर हमने बोला है कि डीएनए होता है, इसके अंतर्गत दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, वो पाई जाती हैं। यहां पर देखो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है।
इसके बाद में ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो आपकी विपरीत ध्रुवी होती हैं। कैसी होती हैं? विपरीत ध्रुवी। जैसे पहली इस श्रृंखला को आप देख रहे होंगे, ये 5 डैश से लेकर कहां तक जा रही है? 3 डैश की तरफ। जबकि इस दूसरी श्रृंखला को देखें तो इस तरफ इसका कौन सा सिरा है? 3 डैश सिरा है, और इस तरफ इसका कौन सा सिरा है? 5 डैश सिरा। इन श्रृंखलाओं में इसका जो मुख्य हिस्सा है, जो इसका आधार है, वो किस किस चीज से मिला है? ये पेंटोज शर्करा है, और ये हमारा क्या है? फॉस्फेट समूह है। ये पेंटोज शर्करा, ये फॉस्फेट समूह है। तो इन दोनों श्रृंखलाओं का जो आधार बना है, मेन हिस्सा बना है, वो किससे मिलकर बना है? आपका पेंटोज शुगर और फॉस्फेट समूह से। जबकि नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, ये बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। अब ये दोनों श्रृंखलाएं हैं, ये आपस में जुड़ेंगी। ये श्रृंखलाएं हैं, ये आपस में जुड़ेंगे, और जब ये आपस में जुड़ती हैं तो किसकी सहायता से जुड़ती हैं? इनके नाइट्रोजनी क्षारक आपस में जुड़ते हैं, और वो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, वो आपस में कौन से बंध से जुड़े रहते हैं? वो हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं। ये बात हमने बताई थी। अब जो हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, अभी आपको बताया है कि इरविन चारगाफ ने बताया था कि एडेनिन होगा वो थाइमिन से जुड़ेगा, कितने हाइड्रोजन बंध? 2। और साइटोसिन होगा वो किससे जुड़ेगा? ग्वानिन से, कितने हाइड्रोजन बंध? 3। तो यहां पर देखो, ये एडेनिन है, किससे जुड़ रहा है? थाइमिन से। दोनों के मध्य में कितने हाइड्रोजन बंध हैं? 2, एक और ये दूसरा। इसी प्रकार से एडेनिन थाइमिन से जुड़ गया, 1 और 2। अब देखो, ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इस तरफ एडेनिन है या इस तरफ है। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा, ग्वानिन हमेशा किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से। इसमें कितने हाइड्रोजन बंध हैं? 1, 2, 3 हाइड्रोजन बंध आपको दिख रहे हैं। हाइड्रोजन बंध को हमेशा डोटेड बंध के द्वारा हमें दर्शाते हैं, पूरी लाइन नहीं खींचते सामान्य रूप से जब हम दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, वो पाई जाती हैं। लेकिन डीएनए की संरचना जब हम देखते हैं, देखो ये समझने के लिए हमने इसको खोलकर देखा है, इस पूरी संरचना को हमने खोलकर देखा है, लेकिन वास्तव में जो डीएनए होता है, जो द्विकुंडलित रूप में पाया जाता है, वो ऐसा दिखाई नहीं देता है, वो ट्विस्टेड होता है, वो अपने ही अक्ष पर क्या होता है? घुमा हुआ रहता है। और जब उसकी घूमी हुई संरचना को हम देखेंगे, इन दोनों श्रृंखलाओं को एक तरीके से घुमा देंगे, तो इससे एक हमें द्विकुंडलित मॉडल प्राप्त होगा। और उस मॉडल को हमें कैसे दिखाई देगा, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं दिखाई देंगी, कैसी उसकी लंबाई वगैरह होगी, वो हम देखने वाले। तो अभी हम देख रहे हैं डीएनए की संरचना को। जो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल है वो ये वाला है। ये आपका डीएनए का क्या है? द्विकुंडलित मॉडल है। देखो इसमें क्या क्या बातें बता रखी हैं। ये आपकी क्या हो गई हैं? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं। जैसे ये आपको ऐसे दिख रही हैं, ये अपने ही अक्ष पर क्या होती हैं? घूमी हुई होती हैं, अपने ही अक्ष पर घूमी हुई होती हैं। ये 2 श्रृंखलाएं हैं, ये एक दूसरे की विपरीत ध्रुवी हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये श्रृंखला अगर 3 डैश सिरा इस तरफ है, इस श्रृंखला का ऐसे घूम के जब ये आ रहा है, तो ये सिरा कौन सा हो गया? 5 डैश। इधर हम देखेंगे तो ये सिरा 3 डैश है और ये सिरा कौन सा है? 5 डैश है। ये आपको पता चल गया, विपरीत ध्रुवी है। इसके बाद में ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक है, नाइट्रोजनी क्षारकों से आपस में जुड़ी हुई हैं। ये कुंडलन बन गए हैं, दक्षिणावर्त घूम रहा है। किस तरफ घूम रहा है? दक्षिणावर्त। और जब ये दक्षिणावर्त घूमता है तो इसमें क्या बनती है? खांच बनती है। क्या बनती है? खांच। जैसे ये एक खांच बन गई अंदर की तरफ, इसे हम बोलते हैं मेजर गर्व, या इसे हम बोलते हैं गहरी खांच। इसे हम क्या बोलते हैं? गहरी खांच कहते हैं। ये भी एक खांच है, लेकिन ये एकदम हल्की सी है, इसे माइनर गर्व कहते हैं, अर्थात हल्की खांच। तो जब डीएनए अपने ही अक्ष पर कुंडलित होता है
तो इसमें दो तरीके की खांच बनती है, एक गहरी और एक हल्की। ये देखने पर हमें पता चलता है। इसके बाद में डीएनए का जो एक कुंडलन होता है यहां से लेकर यहां तक वाला, डीएनए का जो एक कुंडलन होता है जिसमें एक गहरी खांच होती है और एक होती है आपकी हल्की खांच, जैसे आधी इसमें आ जाएगी आधी इसमें आ जाएगी। तो एक गहरी और एक हल्की खांच होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक कुंडलन। और एक कुंडलन की जो लंबाई होती है वो होती है हमारी 3.4 नैनोमीटर। कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर होती है, या इसे हम ऐसे बोल दें 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है भाई? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये तो हो गई हमारी कुंडलन की लंबाई। इसके बाद में इसमें टोटल कितने होते हैं? 10 नाइट्रोजनी क्षार युग्म पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं भाई? 10 नाइट्रोजनी क्षार युग्म। युग्म का मतलब जोड़े में, भाई नाइट्रोजनी क्षारक हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो युग्म के रूप में। हालांकि इसमें पूरे नहीं दिख रहे, फिर भी देख लो, एक ये दिख रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां, सातवां, आठवां, इसमें 8 ही दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में कितने पाए जाते हैं? 10 पाए जाते हैं। और 10 नाइट्रोजनी क्षार युग्मों की बीच की जो दूरी होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। इसका मतलब यह हो गया कि जो ये दो पास पास वाले हैं, जैसे यहां पर दर्शा रखे हैं कि ये दो पास पास वाले नाइट्रोजनी क्षार युग्म होते हैं, इनके बीच की दूरी हो जाएगी 0.34 नैनोमीटर, या फिर हम बोलेंगे 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है भाई? 3.4 एंगस्ट्रॉम। आप कोई से में भी याद रख लेना, नैनोमीटर में याद रखो तो नैनोमीटर में, लेकिन कई बार एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ होता है तो वो भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये इसकी होगी। इसके अलावा इसका जो व्यास होता है, इसका जो व्यास होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। 20 सॉरी यहां पर दे रखा है 20 नैनोमीटर। इसका जो व्यास होता है वो होता है 20 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से ये डीएनए की क्या होती है? द्विकुंडली संरचना पाई जाती है। डीएनए होता है, उसका अणु होता है, इस रूप में दिखाई देता है। ऐसा किसने बताया था? वॉटसन और क्रिक ने बताया था। तो ये सब कुछ हमने देखा है डीएनए की संरचना के बारे में। आज का हमारा जो ये वीडियो था, इस वीडियो के अंतर्गत हमने सबसे पहले जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है उसके बारे में देखा है। उसके साथ साथ में जो हमारा डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल जो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था उसके अंतर्गत हमने देखा है। आप सभी लोगों को ये सारी बातें हैं ये आसानी से समझ में आई होंगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं।